So good morning. Welcome you to small video section. I'm Sandeep Kulkarni from Dynamic Foundry Group. Welcome you all to this small video section today. And today's topic is efficient lining practices. तो हम आज efficient lining practices के ऊपर बात करने जा रहे हैं. जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि लाइनिंग जब भी हम बात करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइनिंग की सारी एक्टिविटीज में आप अगर डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो दिस विल हेल्प यू इन गेट अ बेटर रिजल्ट इन द कंट्री. तो डिसिप्लिन को होना लाइनिंग एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है. So before start of lining, ensure that all the nut bolts of the furnace and coil are tightened. तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब भी आप लाइनिंग की शुरुआत करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो फर्नेस के नट बोल्ट और कॉइल के नट बोल्ट कॉइल आर टाइटन. इसका आपको ध्यान रखना है. Before start of lining, ensure that all the nut bolts of furnace and coil are tightened. यूज 0 to 1 mm साइज फॉर कॉइल ग्राउंडिंग. जब भी आप कॉइल ग्राउंडिंग कर रहे हैं या सीमेंटिंग कर रहे हैं तो 0 to 1 mm के साइज का कॉइल ग्राउंडिंग आपको लेना है. उसके लिए आपको शायद जो ग्राउंडिंग आपको मार्केट में मिलता है उसे कई बार सीविंग करना पड़ेगा. इट शुड नॉट बी मोर देन 3 to 5 mm थिक. जो आपका वो थिकनेस है सीमेंटिंग का वो 3 से 5 mm से ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए. दिस लेयर सपोर्ट्स राइमिंग मास एंड कॉइल. बेसिकली सीमेंटिंग क्या करता है, बेसिकली इट हेल्प्स राइमिंग मास जो आप लाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉइल, ये दोनों को सपोर्ट करने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है. इसलिए इट शुड बी वेरी इम्पोर्टेंट. वो उसका स्मूथनेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और वो स्मूथ जितना रहेगा उतना ही बेहतर वो सपोर्ट करेगा राइमिंग मास और कॉइल को, दोनों को भी, और उसका इफेक्टिवनेस आपको ज्यादा मिलेगा. डू नॉट अप्लाई कॉइल सीमेंट टू थिक. कॉइल कोटिंग जो है उसको ज्यादा थिक नहीं बनाना है आपको. जैसे मैंने पहले बताया कि वो शुड बी 3 to 5 mm थिक ओनली, नॉट मोर देन दैट. कॉइल सीमेंट शुड बी स्मूथ इन स्ट्रेट लाइन. जैसे मैंने बताया कि इट शुड बी वेरी स्मूथ एंड स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए ताकि वो जो सपोर्ट करता है कॉइल को और आपके राइमिंग मास को, तो वो बेहतर इफेक्टिवनेस उसका मिल जाए. उसका थिकनेस जैसे मैंने बताया 3 to 5 mm उसका थिकनेस होना चाहिए. डू नॉट यूज एस्बेस्टॉस शीट और माइका शीट ड्यूरिंग लाइनिंग. कई लोग एस्बेस्टॉस शीट और माइका शीट का इस्तेमाल करते हैं लाइनिंग के लिए. तो बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है. आप एस्बेस्टॉस शीट या माइका शीट को इस्तेमाल मत कीजिए. उससे आपको कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा बल्कि उससे डिसएडवांटेज ही ज्यादा है. तो डू नॉट यूज एस्बेस्टॉस शीट और माइका शीट फॉर लाइनिंग. It restricted water cooling, reduces powder layer, thereby compromise on the safety of the coil. तो उससे क्या होता है बेसिकली, it restrict the water cooling को रिस्ट्रिक्ट करता है. उससे पाउडर फॉर्म जो है, पाउडर लेयर जो है वो वहां पर रिड्यूस हो जाता है. उसके वजह से आपके लाइनिंग में, आपके इंडक्शन मेल्टिंग में आपके जो सेफ्टी फीचर्स है उसमें काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. और देर आर चांसेस ऑफ लीकेजेस ऑफ मेटल इन द कॉइल. सो अवॉइड टू यूज दिस एस्बेस्टॉस शीट और माइका शीट इन द लाइन. जो अर्थ एंटेना आप इस्तेमाल करते हैं उसका एक मैंने ड्राइंग यहाँ पर बनाया है. नॉर्मली आई प्रेफर टू कीप ऑल द डिटेल्स ऑफ लाइनिंग. जैसे अर्थ एंटेना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसके डायमेंशंस क्या स्टैंडर्ड है, क्या एक्चुअल है, या अगर फॉर्मेट आप सही तरीके से बनाओगे तो इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन. कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो आपके पास एक डेटा अवेलेबल रहेगा कि मैंने क्या तो इस्तेमाल करना चाहिए था और क्या इस्तेमाल किया है. साथ में जो इस्तेमाल कर रहा है उसे भी एक गाइडलाइन मिल जाती है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द अर्थ एंटेना आई एम यूजिंग राइट नाउ. तो यहाँ पर मैंने ABCDE के माध्यम से यहाँ पर बताया. ए जो है वो जो लेंथ है वो ऊपर के रॉड की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके फॉर्मर को टच होना चाहिए कॉइल एंड एंटेना का जो ऊपर का पोर्शन, वो लेंथ है. बी इज द लेंथ ऑफ जिसे हम थ्रेडिंग बोलते हैं नीचे, वो थ्रेडिंग की लेंथ है. सी इज द डायमीटर ऑफ दैट अर्थ एंटेना. डी इज द gauge of the wire used for the antenna, and E is the threading that is the diameter of the threading to be used. So ये सारी चीजों को आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल में आपको रखना है
ताकि आपको पता चले उसका जो मटेरियल का दैट इज स्टेनलेस स्टील, वो भी आपको मेंशन करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अर्थ एंटेना के इंस्पेक्शन के लिए। Person doing lining must take care that coins or some metallic things or mobile etc. does not get drop inside the lining। तो उसके जेब में कुछ नहीं होना चाहिए, जेब पूरी तरह खाली होनी चाहिए कि गलती से वो जब झुकेगा नीचे नीचे झुकेगा कुछ डालने, राइमिंग मास डालने के लिए, या फिर ऊपर ऊपर नीचे करते समय उसके जेब से नीचे लाइनिंग के समय कुछ ना गिरे, इसलिए उसकी जेब खाली होनी चाहिए। कॉइन्स या फिर कोई मेटालिक थिंग या मोबाइल जैसी चीजें गिरने से लाइनिंग खराब हो सकता है, तो ये केयर उनको लेनी होगी। ऑल्सो क्लीनलीनेस नीड टू बी मेंटेन नियर फर्नेस ड्यूरिंग लाइनिंग टू गेट बेटर लाइनिंग लाइफ। तो फर्नेस के आजू बाजू में आपको बिल्कुल स्वच्छता चाहिए, साफ सफाई चाहिए, ताकि लाइनिंग की लाइफ बढ़े, वहां पर कोई गंदगी, कचरा, डस्ट या कोई मेटालिक पार्टिकल लाइनिंग के अंदर ना गिरे और लाइनिंग के लाइफ को अफेक्ट ना करे। यूज फनेल फॉर एडिंग द राइमिंग मास टू अवॉइड सेग्रीगेशन ऑफ फाइन्स फाइनर एंड कोर्सर ग्रेन्स ऑफ रिफ्रैक्टरी। जब भी आप राइमिंग मास को नीचे डालोगे तो कई बार लोग जो बुट्टी है या पार्टी है या घमेला है उससे डालते हैं, तो सीधा जो फर्नेस के अंदर डालते समय क्या हो जाता है कि एक सेग्रीगेशन बन जाता है जिसमें फाइनर और कोर्सर पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं रिफ्रैक्टिव से। तो उसके लिए आपको अगर कोई फनेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फनेल से जब डालेंगे तो नीचे तक पूरा मटेरियल सीधा जाएगा, और वहां से जो सेग्रीगेशन है जो धुआं उड़ सकता है जो फाइन पार्टिकल का, और नीचे कोर्सर रहेंगे और फाइन पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे, हवा में जाएंगे, तो वो अवॉइड कर सकते हैं आप। इसलिए फनेल का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फनेल इस्तेमाल करेंगे तो इट विल हेल्प यू to avoid the segregation of finer and coarser particle of refractories। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आप सिर्फ फोर्क का इस्तेमाल लाइनिंग में करना है, जिसे आप टोचा बोलते हैं। जो धुमस है उसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसका इस्तेमाल करने से आपका जो बोरॉन ऑक्साइड है या फिर आपका जो जिसे हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं, या फिर बोरॉन ऑक्साइड या बोरिक एसिड भी उसमें हो सकता है, तो वो सेग्रीगेट होने के चांसेस है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको टोचा इस्तेमाल करना है, धुमस का इस्तेमाल नहीं करना है। धुमस का इस्तेमाल करने से बेसिकली व्हाट टोचा विल डू, टोचा से क्या होगा कि जब आप लाइनिंग टोचा से करते रहोगे तो देर विल बी सम पिट्स इन द लाइनिंग। तो वो पिट्स के वजह से जो ऊपर का लेयर आएगा, तो इट विल गेट प्रॉपरली मिक्स अप विद द बिलो लेयर। अपर और बिलो लेयर को मिक्सअप करने के लिए वो जो पिट्स है वो इस्तेमाल में आएंगे। अगर आप धुमस इस्तेमाल करोगे तो दो लेयर के बीच में गैप रहेगा, बिकॉज आप बोथ लेयर्स विल बी वेरी स्मूथ इन स्मूथ लाइन में आएंगे, और एक दूसरे के साथ में वो प्रॉपरली मर्ज नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आपको धुमस का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको टोचा का इस्तेमाल करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा एयर, बेसिकली टोचा व्हाट विल डू इज इट विल हेल्प यू टू रिमूव द एयर फ्रॉम द लाइनिंग। और जैसे आपका एयर बाहर निकलेगा तो द मास विल गेट प्रॉपरली सेटल्ड, वो काफी बेहतर तरीके से सेटल होके बैठेगा, और जिससे जो आपका डेंसिटी है वो डेंसिटी बढ़ेगा, एंड योर पैकिंग ऑफ राइमिंग मास विल बी बेटर, इट विल बी मोर स्टडी, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा राइमिंग मास भी बैठेगा और उससे आपका लाइफ भी बेहतर हो जाएगा। अगर आप धुमस इस्तेमाल करोगे तो इट विल नॉट अलाउ टू रिमूव द एयर, और उसके वजह से राइमिंग मास भी कम बैठेगा, और आपका जो डेंसिटी है लाइनिंग का वो डेंसिटी भी कम रहेगा। जैसे मैंने बताया धुमस उसका जो नीचे वाला टूल है उसका डायमेंशन ही मैंने यहाँ पर दिया। इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 4 इंच इन हाइट, उसके पीछे 2 इंच का 50% ऑफ हाइट के हाइट का 50% नीचे वाला जो नुकीला हिस्सा है वो होना चाहिए। 4 इंच हाइट ऑफ अपर साइड, 2 इंच इन द बिलो, and the diameter should be around 20 mm. So it should be the approximate dimension of the tocha। वेरीफाइड टूल कंडीशन फ्रिक्वेंटली, जैसे भी आप इस्तेमाल कर रहे हो टूल का कंडीशन आपको फ्रिक्वेंटली देखना है, ताकि खराब जब भी टूल उसका जो नुकीलापन है वो अगर खराब हो गया तो वो ठीक तरीके से आपका राइमिंग नहीं करेगा,
आपकी डेंसिटी उतना अच्छी नहीं आएगी और उससे आपका लाइनिंग का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा। तो यू हैव टू वेरीफाई टूल कंडीशन फ्रिक्वेंटली। वो अगर खराब हो गया तो उसे चेंज करना है आपको। यू हैव टू रिप्लेस इट इफ sharpness of the tool is worn out, it affects the efficiency of priming and affect the lining life, तो उसे आपको रिप्लेस करना है। Apart from the manual lining process, you can also adopt vibro lining method. Nowadays vibro lining method काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मैनुअल टूल के जगह वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं। जो वाइब्रेटर से जो लाइनिंग होता है वो उसकी भी लाइफ काफी बेहतर होती है, नंबर ऑफ मैन पावर कम लगती है, टाइम कम लगता है, और इफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। तो वो भी आप जो प्रोसेस है वाइब्रो लाइनिंग का वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम पिक्चर्स दिखा रहे हैं वाइब्रो लाइनिंग के। जो मोटर है वाइब्रेटिंग होता है, जिसके वजह से जो एयर है वो निकल के जो आपका राइमिंग मास है डेंसिटी के साथ में नीचे बैठता है, जो डेंस राइमिंग होता है उसके वजह से। सो दीज आर पिक्चर्स ऑफ वाइब्रो लाइनिंग tools which have been used. While performing lining, ensure each layer is not more than 50 mm or 2 इंच। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार हम बहुत ज्यादा राइमिंग मास डाल के उस बाद में उसको राइमिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। 50 mm से ज्यादा या 2 इंच से ज्यादा आपको कभी भी राइमिंग मास नहीं डालना है। तो इट विल गिव यू बेटर लाइनिंग लाइफ। कंपैक्शन इज बेटर विथ स्मॉलर लेयर। नो फ्लैट टूल टू बी यूज। जैसे बताया दोबारा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप 50 या 2 इंच का लेयर करते जाओगे तो कंपैक्शन विल बी बेटर, डेंसिटी विल बी बेटर, एंड यू विल गेट अ बेटर लाइनिंग लाइफ। जैसे मैंने बताया आपको लाइनिंग अर्थ एंटेना का एक डायमेंशन मैंने आपको बताया, उसका एक रिकॉर्ड मैंने बताया। इसी तरह फर्नेस में जब हम फॉर्मर को डालते हैं तो फॉर्मर का एक भी एक फर्नेस का आपको एक स्केच बनाए यहाँ पर। वो भी आपको डायमेंशन एक्यूरेट लिख के रखना है कि मेरा फर्नेस का डायमीटर इनसाइड ए बी सी तीन जगह पे कितना कितना है। क्योंकि वो जो कि आपका सीमेंटिंग है वो तीन जगहों पे अलग अलग हो सकता है, इसलिए तीन जगह वो उससे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में उसकी हाइट को भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बॉटम या नीचे वाला जो सीमेंटिंग लेयर है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों डायमेंशन आपको प्लान एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल लिख के रखनी चाहिए। आपको इससे काफी फायदा होगा जब आप लाइनिंग के रिपोर्ट को देखेंगे तब। यू हैव टू टेक अबाउट 10 to 15 kgs ramming mass for the bottom and make sure earth antenna touches the former। तो 10 से 15 kg ramming mass बॉटम में आपको डालना है, और मेक श्योर दैट earth antenna touches the former। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। This is required to ensure safety when there is a metal penetration issue. In this case, GLD trips furnace, and we come to know that there is some problem with lining fairing and metal penetration. एक इम्पोर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पर 10 से 15 केजी राइमिंग मास डालना है बॉटम में। यानी शुरू में जब आप लाइनिंग शुरुआत करते हैं तो शुरू में जो 10 से 15 केजी राइमिंग मास है उसे बिना बोरिक एसिड या बिना बोरॉन ऑक्साइड के आपको डालना है नीचे में। उससे क्या होगा, अगर कोई लीकेजेस आपके लाइनिंग में से हो जाती है तो बॉटम में से ये जो मेटल है ये आके आखिरी 10-15 केजी जहां पर आपका बिल्कुल लाइनिंग का जो बॉटम प्लेट है वहां पर आके रुकेगा, और वहां से मेटल नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो राइमिंग मास है वो सिर्फ राइमिंग मास है, उसमें कोई बोरिक एसिड या बोरोन ऑक्साइड नहीं है, जिससे इस राइमिंग मास में कोई सिंटरिंग नहीं होगा, इसमें कोई सिंटर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसके वजह से पाउडर में हमेशा रहेगा। और आप जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पाउडर में से कभी भी आपका मेटल पेनिट्रेशन नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि वाटर में ऐसे पेनिट्रेशन नहीं होगा, लेकिन आइस में से होगा। तो ये आइस नहीं बनाएगा, ये वाटर जैसा पाउडर फॉर्म में रहेगा, जो जिसके वजह से वहां से मेटल नीचे जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वहां से मेटल नीचे नहीं जाता है। तो सबसे बॉटम में आपको बिना बोरिक एसिड या बिना बोरॉन ऑक्साइड का 10 से 15 केजी राइमिंग मास डालना है। उसके ऊपर
आपका जो नॉर्मल बॉटम है उसे रखना है। उसके ऊपर जब आप जो आपको अर्थ एंटेना है, वो अर्थ एंटेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ एंटेना की जो ऊपरी सतह है उसके तारों की, उसे आपको किसी भी हाल में मेटल के साथ टच होना है, यानी आपके फॉर्मर के साथ टच होना है, ताकि जब भी मेटल पेनिट्रेशन हो तो जीएलडी उसे ट्रिप करे, उसे आपके लिए एक सेफ्टी रहेगी हमेशा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो अर्थ एंटेना का जो ऊपरी सतह है वो किसी भी हाल में आपको फॉर्मर के साथ टच करना है। उसे राइमिंग मास में अंदर डुबोना नहीं है। अगर वो मेरे राइमिंग मास के अंदर जाएगा तो जीएलडी ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि वो सिग्नल्स नहीं दे पाएगा एंटेना के थ्रू पैनल को, और उसके वजह से जो फर्नेस ट्रिप होने वाली थी वो ट्रिप नहीं होगी, और आपके लिए सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू फॉलो। 2 इंच का बॉटम उसके बाद आपको डालना है विदाउट बोरॉन ऑक्साइड। जैसे मैंने अभी आपको बताया 10 से 15 kg आपको राइमिंग मास डालना है नीचे, टू अवॉइड द मेटल पेनिट्रेशन। रिमेनिंग 2 to 2.5 इंच ऑफ बॉटम विद बोरॉन ऑक्साइड। उसके बाद जो भी आपका बॉटम है अर्थ एंटेना के लेवल तक, उसमें आपको बोरिक एसिड या बोरॉन ऑक्साइड जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ में डालना है। लेकिन जो बॉटम है, जो नीचे सबसे नीचे जो बॉटम है, उसे बिना बोरिक एसिड या बिना बोरॉन ऑक्साइड के डालना है। इसे आप उल्टा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि नीचे बोरॉन ऑक्साइड का डाला है, सबसे ऊपर आपने अगर बिना राइमिंग मास का डालेगा तो वो जल्दी इमीडिएटली वो वॉश आउट हो जाएगा। तो उससे आपका बॉटम जल्दी खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और आपका लाइनिंग खराब हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो सीक्वेंस है, इस शुरू में आपको सिर्फ राइमिंग मास डालना है, उसके बाद बोरिक एसिड और बोरॉन ऑक्साइड में से जो भी है वो लाइनिंग वो मटेरियल डालना है। ये जो सीक्वेंस है उसे आप बिल्कुल उल्टा मत कीजिए, उसे बिल्कुल मिस मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो है वो आपके लिए फार्मर का डिजाइन है। फार्मर आपको इस डिजाइन में फार्मर का डिजाइन के डायमेंशन यहाँ पर मैंने लिख के दिए हैं, उस फॉर्मेट में आप उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि पी यानी जो हाइट है ऊपर की, उसके बाद एम यानी जो टेपर पोर्शन की हाइट है, एच यानी टोटल हाइट है, उसके बाद ई यानी जो टेपर पोर्शन है उसका डायमीटर है। ये मतलब अंदर फॉर्मर का डायमीटर है। नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, होल्स है कि नहीं उसके बारे में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, उसका डायमीटर कितना है। ओवेलिटी आपको देखनी है 2 या 3 जगह पे, उसके डायमेंशन को लेके। अगर आपका फॉर्मर ओवल रहेगा तो जो लाइनिंग थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं आएगा, एक जगह पे कम रहेगा, एक जगह पे ज्यादा रहेगा। तो ओवेलिटी ऑफ फॉर्मर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मर का गेज या थिकनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर ज्यादा या कम रहेगा उससे आपका लाइनिंग का डायमेंशन कम ज्यादा होगा। तो ये सारे डायमेंशंस आपको लेने हैं, और उसको सही तरीके से एक पेपर में लिख के रखना है, नोट करके रखना है, ताकि आपको पता चले कि आपका फॉर्मर सही है कि नहीं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना हुआ है फॉर्म इनकमिंग इंस्पेक्शन ऑफ फार्मर, वो भी जरूर देखिएगा उसको। उसमें आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा और जानकारी मैंने दी हुई है। उससे भी इस वीडियो को भी आप देखोगे तो उसके इसके बारे में आपको और जानकारी मिल सकती है। So do not provide hole on former of any size. Drill hole must be 3 mm in diameter. Number of holes by no holes by gas cutting or welding. तो जब भी फार्मर के होल्स बनाते हैं तो किसी भी साइज के मत बनाइए, उसे 3 mm ही चाहिए। उससे ज्यादा या उससे कम मत करो। उससे ज्यादा करेंगे तो बेसिकली होल्स किस लिए होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज होल्स आर देयर टू गेट, जब भी आप सेंटरिंग करोगे तो जो गैस जनरेट होगा तो गैस को निकालने के लिए होल्स बने हुए हैं। जो अंदर गैस डेवलप होगा उसे निकालने के लिए। तो होल्स आपको 3 mm से ज्यादा नहीं चाहिए। वो ज्यादा बड़े रहेंगे तो जब आप लाइनिंग करोगे तो वो जो डेंसिटी वो नहीं मिलेगी। जब भी आप राइमिंग करोगे उस टाइम पे वहां उस होल से मटेरियल वो बाहर निकल सकता है, और आपका जो कॉम्पैक्शन है वो सही नहीं होगा। तो उसको होल को बड़ा नहीं चाहिए हमें। दूसरा, गैस कटिंग या वेल्डिंग से होल कभी भी मत कीजिए। उसे प्रॉपरली
जो पोल बनाने का तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके बारे में, जैसे मैंने अभी बताया कि फॉर्मर के ऊपर एक वीडियो है, वो आप देखोगे तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह इसके ऊपर काफ़ी जानकारी दी हुई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Always put a paper or plastic tape on inside the former to get close the holes, and rhyming mass will not enter inside the former and will not weaken the lining strength. तो ये important factor है. This paper or tape will get burned during the sinting. ये सारी चीजें उसी वीडियो में भी हमने बताई है, उसके बाद वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। फॉर्मर डिजाइन उसके बारे में ये तीन अलग अलग शेप कई बार हम देखते हैं, उसमें से जो फर्स्ट शेप है जो पूरी तरह सही नहीं है, सेकंड और थर्ड शेप कैन बी यूज, नॉर्मली पीपल यूज सेकंड या थर्ड शेप में से ही लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मर, दैट इज द राइट वे ऑफ यूजिंग द फॉर्मर। It is always better to take advice from your furnace manufacturing while deciding the former design. जैसे मैंने बताया फॉर्मर का डिजाइन ये फर्नेस की देन है, फर्नेस वालों की देन है, तो डू नॉट चेंज इट विदाउट देयर इंफॉर्मेशन एंड बिफोर विदाउट देयर परमिशन। तो हमेशा उनसे सलाह करके ही फार्मर के डिजाइन को में कोई चेंज करना है तो कीजिए, वरना जो डिजाइन उन्होंने दिया है उसी को आप फॉलो करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स हमेशा मिलते रहेंगे। Do not use increase lining thickness or bottom or side wall. Increase in lining thickness means reducing the capacity of furnace. Increasing lining thickness promotes possibility of running furnace on limits. तो कभी भी आप ये कोशिश मत कीजिए कि लाइनिंग थिकनेस को बढ़ाए और उसके वजह से आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरा लाइनिंग का लाइफ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आप लाइनिंग थिकनेस को बढ़ाएंगे तो आपकी मेल्टिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो मेटल बचता है वो कम रहेगा, तो लोग फर्नेस को ज्यादा ऊपर कॉइल से ऊपर भरना शुरू कर देंगे, तो उसके काफी निगेटिव फैक्टर्स है। साथ ही में उसके वजह से आपका जो रनिंग फर्नेस का जो पावर कंजम्पशन है या फिर ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से आपको नेगेटिव साइड पे लेके जाएंगे। तो कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि आप लाइनिंग का थिकनेस बढ़ाए। डू नॉट इंक्रीज द लाइनिंग थिकनेस एट ऑल। बॉटम भी कभी आप बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, इट विल आल्सो अफेक्टिंग आपका जो कॉइल लेवल है उससे ऊपर मेटल आएगा तो नीचे वाले कॉइल्स टर्न जो है वो आपके बॉटम को इरोड करेंगे और साथ ही में उसका कोई फायदा नहीं होगा, जिससे आपका पावर कंजप्शन बढ़ेगा और आपकी मेल्टिंग एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। So at the initial stage of lining, power consumption is always more than at end of the lining life. जो शुरू में आपका थिकनेस ऑप्टिमम होगा, ज्यादा होगा, तो उसके वजह से पावर कंजम्पशन हमेशा ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे लाइनिंग वेयरिंग होता जाएगा, आपका थिकनेस कम होने की वजह से आपका पावर कंजम्पशन हमेशा ही कम होता रहेगा। So at end of the lining life, the wall of the lining gets less, which improves melting rate as well as power consumption. तो उससे पावर कंजम्पशन भी इम्प्रूव होगा और आपका मेल्टिंग रेट भी इम्प्रूव होगा। डू नॉट इंक्रीज बॉटम हाइट, इट विल रिड्यूस योर मेटल कैपेसिटी टिल कॉइल लेवल, then it will be you need to fill up the furnace above coil level which eventually increase your power consumption। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपसे बात की है कि कभी भी बॉटम हाइट को मत बढ़ाई, जिससे आपका जो नीचे वाला कॉइल है, कॉइल के कुछ एक दो टर्न है वो लाइनिंग में निकल जाएंगे और वहां पर आपका मेटल नहीं आएगा। तो आपको इवेंचुअली जो हाइट है मेटल की वो बढ़ानी पड़ेगी, ऊपर में चर्निंग नहीं होता है वहां पर पावर कंजम्पशन पड़ेगा। साथ ही में जो बॉटम है वो ज्यादा इरोड हो सकता है, बिकॉज कॉइल के वजह से वहां पर इरोजन की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। While placing the former, one has to ensure that the former is placed at center and perpendicular to the coil। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। This will make sure that the wall thickness at all around all coil level will be equal। तो जब भी फॉर्मर सेट करें उसके ऊपर आपको काफी ध्यान देना होगा। और सो फॉरवर्ड प्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप फॉरवर्ड को प्लेस करोगे उसे सेंटर में रखना है, परपेंडिकुलर टू कॉइल रखना है। अगर वो टेढ़ा रह गया तो फिर डेफिनेटली उससे वॉल कम ज्यादा हो सकती है। साथ ही में अगर सेंटर में नहीं रखोगे तो भी एक जगह वॉल कम या एक जगह पे ज्यादा इस तरह के चांसेस हो सकते हैं, तो उसे परपेंडिकुलर रखना इंपॉर्टेंट है। देन इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जब भी आप फॉर्मर रखोगे तो चारों तरफ उसकी जो वॉल है उसको इक्वल
मेजर करना है उसे, वो इक्वल है कि नहीं उसके, वो देखनी है आपको। तो प्लेसिंग ऑफ फॉर्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्किलफुल एक्टिविटी, उसके ऊपर काफी फोकस होना चाहिए। पुट वेट इनसाइड द फॉर्मर सो दैट इट विल नॉट गेट मूव, और एक जगह पे नहीं गिरेगा। इसके लिए आपको फॉर्मर के अंदर कुछ वजन रखने हैं, कुछ आरा रख सकते हैं, पिगाइन रख सकते हैं, जिसके वजह से फॉर्मर मूव नहीं होगा जब भी आप प्राइमिंग करोगे। तब उस समय पर कई लोग उसको वुडन ब्लॉक्स के मदद से उसको प्लेस करते हैं ताकि फॉर्मर इधर उधर हिले ना, तो टिल्ट ना हो जाए, इसलिए उसके चारों तरफ या तीन तरफ से लोग वुडन ब्लॉक्स भी लगाते हैं। तो ये सारी चीजें करके आप फॉर्मर को सही तरीके से प्लेसिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया फॉर्मर का प्लेसमेंट, उसके लिए भी एक ड्राइंग मैंने यहाँ पर दिया है। आप इस तरह से फॉर्मर प्लेसमेंट के को मॉनिटर कर सकते हैं, आपके रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें आप 1 2 3 4 चारों साइड में कितना कितना उसकी थिकनेस आपने फॉर्मर के बाजू में रखी है उसको लिख के रख सकते हैं, ताकि आपको जब भी लाइनिंग तोड़ते समय इसका आप एक्चुअल लाइनिंग तोड़ते समय शुरू में लाइनिंग में क्या था, और जब हम लाइनिंग तोड़ रहे हैं वो टाइम पे क्या है, उससे आपको जो वॉल इरोजन है, लाइनिंग इरोजन, इसके बारे में पता चल सकता है। तो दिस इज अ गाइडलाइन फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड फॉर फॉर्मल प्लेसमेंट। और यही सब कुछ लेके मैं आ जाने वाला आपके सामने। बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये लाइनिंग के बारे में, फर्नेस लाइनिंग के बारे में। इसे जरूर आप फॉलो कीजिए ताकि आपका लाइनिंग बेहतर हो, आपका लाइनिंग सही तरीके से हो, और आपका लाइनिंग लाइफ बढ़े। कई सारे वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जैसे कि लाइनिंग ब्रेकिंग है, फॉर्मल इंस्पेक्शन है, कॉस्टिंग ऑफ फॉर्मर है, प्रिपरेशन ऑफ क्रूसिबल बिफोर लाइनिंग है। तो 7 से 8 वीडियो कम से कम इसके ऊपर बनाए हुए। इसे सारी वीडियो को अगर आप सही तरीके से देखोगे और उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो लाइनिंग है उसकी लाइफ बढ़ेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और साथ ही में आपको बेहतर नतीजे जो लाइनिंग के मिलेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा लाइनिंग में, काफ़ी अच्छे पावर कंजम्पशन मिलेगा, काफ़ी अच्छा लाइनिंग लाइफ मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि ये सारे वीडियो आपको जरूर हेल्प करेंगे, जरूर मदद करेंगे, मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।